स्टार्ट। हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों। आज बड़ी मुश्किल से हम समय निकाल पाए हैं कि अपने किसान भाइयों की सपोर्ट करें, थोड़ा उनसे मिलें, उनसे बातें करें। जो वो इस ठंडी ठंडी रातों में सड़क पे सोते हैं, हमने देखा है कि कैसी उनकी हालत है। और इवन मैं थैंक्स करता हूँ गॉड का कि हमें आज इतना समय मिला कि हम आज इस जगह पे आ पाए हैं। और अभी हम सिंगल बॉर्डर पे सारा कुछ जाके आके देख आए हैं, जो वहाँ पे स्टेजेस लगी हैं, जो वहाँ पे स्टॉल्स लगे हैं, जो वहाँ पे लंगर्स चल रहे हैं। तो अब इस समय हम गुरु तेग बहादुर मेमोरियल में बैठे हैं और हमने सोचा कि चलो जो भी हम वहाँ देख के आए हैं, जो हमने महसूस किया, वो आपके साथ शेयर किया जाए एक बार। दोस्तों, इस समय मेरे हाथों में एक किताब है। वो किताब है शहीद आज़म भगत सिंह की जेल डायरी। ये किताब पंजाबी में है, अगर आप चाहें तो ये हिंदी में भी उपलब्ध हो जाएगी। और दूसरी एक किताब है ये भगत सिंह को याद करने का अर्थ। ये जो किताब है दोस्तों, ये हमने इस आंदोलन में ख़रीदी है जहाँ पे बुक स्टॉल लगा हुआ था। तो मेरा अभी यहाँ बोलने का यही मकसद है दोस्तों कि मैं आपको एहसास करवा सकूं कि यदि वाकई आप भगत सिंह को अपना हीरो मानते हो, यदि आप सच में मानते हो कि हाँ, भगत सिंह और उनके जैसे अनोखे ही क्रांतिकारियों का हमें आज़ादी दिलाने में एक अहम योगदान रहा है, तो हम भगत सिंह की आइडियोलॉजी को भी समझें कि एक्चुअल में भगत सिंह चाहते क्या थे। और आज अगर भगत सिंह होते तो वो डेफिनेटली वो आज किसानों के साथ खड़े होते, वो आपको मज़दूरों के साथ खड़े दिखाई देते, क्योंकि मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी ही यही है जो कि 100% मज़दूरों के पक्ष में है। और अभी मैं अपने टाइमलाइन पे बहुत बार शेयर कर चुका हूँ कि ये जो कृषि बिल है, जो 3 ऑर्डिनेंस जो गवर्नमेंट लाई है, इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। तो इस बारे में मैं आज आपसे बात नहीं करूँगा कि कृषि बिल के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। मैं सिर्फ आपसे यही बात कहना चाहूँगा कि जो इंसान दूरदर्शी नहीं है अपनी लाइफ में, वो आगे चल के हमेशा लॉस में रहता है। ये मेरा पर्सनल शेयर है अपनी लाइफ का, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और ये जो थ्योरी है, ये पूरे देश पे भी सूट बैठती है, पूरी सोसाइटी पे सूट बैठती है, पूरे वर्ल्ड में थ्योरी बैठती है कि अगर आप दूरदर्शी नहीं हो तो आप हमेशा लॉस में जाओगे। और यही एक रीज़न है कि ये जो कृषि बिल हैं, ये अभी हमें नज़दीक में देखने में बहुत फ़ायदेमंद लग रहे हैं, लेकिन इनके दूर के नुकसान बहुत हैं। कैसे हैं वो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देके समझाऊंगा। जैसे कि अभी मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, अभी मैं जाऊंगा आज़ाद भारत की तरफ। 1964 में जब दूसरे प्रधानमंत्री बने थे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, तो उन्होंने एक ग्रीन रेवोल्यूशन लाया था पंजाब और हरियाणा में स्पेशली, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में आपको पता है कि शुरू से ही मंडी सिस्टम चल रहा है, जो कि 1955 से चल रहा है। तो वो जो उस समय हरी क्रांति लाल बहादुर शास्त्री जी लेके आए थे, तो उनका एक मोटिव यही था कि जो अनाज हम बाहरों से ख़रीदते हैं, स्पेशली इंडिया जो वीट एक्सपोर्ट करता था, और उसको एक सेल्फ डिपेंड बनाया इंडिया को कि हाँ, वही जो गेहूं है हम अपने खेतों में बोएं, ताकि जो हमारी जितनी भी खपत है वो अपने ही खेतों से, अपने ही देश में पूरी हो सके, अपने ही देश में पैदा कर सकें जो खपत हमारे इंडिया में है, हमें बाहर से ना मंगवानी पड़े। तो उस समय दोस्तों हमें इस एक्ट के बहुत फ़ायदे नज़र आए और किसानों ने इसका सपोर्ट भी किया इसको, हमारे पीएम को। लेकिन दोस्तों देख लो, आज उसी ही ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से आज देश का किसान की क्या हालत है, ये किसी से छुपी नहीं है।
ठीक है ना। इसीलिए हम लोग आज बार बार बोलते हैं कि हाँ, जो ये गेहूं है स्पेशली, और जो राइस है, जो धान की फसल है, वो पंजाब और हरियाणा में हम ख़त्म करने की भी मांग करते आए हैं अपने किसान भाइयों से कि हाँ, आप धान कम बोएं, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा लगता है और धरती से निकाल के हम सिंचाई करते हैं पानी की, और जिसकी वजह से पानी का लेवल जो है वो बहुत ही ज़्यादा नीचे चला गया है और आज पंजाब पानी ख़त्म होने की कगार पे है। और इसीलिए कई जो कृषि विज्ञानी हैं, जो कृषि स्पेशलिस्ट हैं, वो इस बात को भी प्राथमिकता देते हैं कि हाँ, आप धरती से पानी ना निकालो, बल्कि जो पंजाब में दरिया हैं, 5 दरिया हैं जिनकी वजह से पंजाब का नाम पड़ा है, आप उस पानी को यूज़ करें, उस पानी सो नहरों के ज़रिए उस पानी को हर पंजाब के कोने कोने में पहुँचाएँ। लेकिन दोस्तों, खैर चलो, मेरा मोटिव यही है बोलने का कि उस ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से आज हमारे देश की क्या हालत हो गई है कि आज वही गेहूं और वही धान की फसल पूरे मेरे देशवासियों को एक जहर लग रही है, एक बोझ लग रही है, स्पेशली मेरे बीजेपी सपोर्टर्स को, क्योंकि वो हमेशा यही बोलते हैं कि किसान लोग जहर उगाते हैं, खासकर पंजाब और हरियाणा के। दूसरे में एग्जांपल देना चाहूँगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि अंग्रेज़ यहाँ पे बिज़नेस करने आए थे। उनका कोई भी मोटिव नहीं था कि वो युद्ध करके हमसे कब्ज़ा करें हमारे ऊपर। वो यहाँ पे बस्तियाँ बसाने आए थे और इसके लिए उनको ज़रूरत थी एक परमिशन की। वो जो उस समय हमारे यहाँ के राजा महाराजा थे, जो मुग़ल एम्पायर थे, तो उनकी परमिशन लेने की उन्हें ज़रूरत थी। और दोस्तों, तो ऐसे ही सन 1615 में एक अंग्रेज़ ऑफिसर आता है जहांगीर से मिलने, और जो कि इस बिज़नेस की अब यहाँ पे व्यापार करने की परमिशन लेने की मांग करता है। लेकिन उस समय उसे वो परमिशन नहीं मिलती है, और वो परमिशन लेने में भी अंग्रेज़ों को कम से कम 4-5 साल लगे। 1619-20 में जाकर कहीं उनको परमिशन मिली। ये बात आप गूगल पे ये फैक्ट्स चेक कर सकते हो, मैं इंटरनेट से पढ़ के ये बात बोल रहा हूँ। उसके बाद आप देख सकते हो दोस्तों कि 200 साल बाद अंग्रेज़ों, वही मुग़ल एम्पायर जो इतना पावरफुल था, उसी मुग़ल एम्पायर का आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफ़र, जो कि रंगून की जेल में तड़प तड़प के मरा, जो अंग्रेज़ों से अपनी पेंशन के लिए मिन्नतें करता रहा। ठीक है ना। तो ये हैं दोस्तों दूर के नुकसान। ये दूर के नुकसान इसी कृषि बिल के हैं। ये इसका हमें ज़रूर फ़ायदा होगा फ़िलहाल, जो कि अभी लगता भी है कि हाँ, ओपन मार्केट कर दी जाए, सरकारी ख़रीद हटा दी जाए, ठीक है ना, या और भी जो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो भी 3 ऑर्डिनेंसेस हैं, इसका हमें अभी यही लग रहा है कि हमें बहुत फ़ायदा है। लेकिन इसका हमारे आने वाली पीढ़ी इसका नतीजा, इसका रिज़ल्ट भुगतेगी। और ये आंदोलन, यह प्रोटेस्ट इसी वजह से है कि हम तो अपनी लाइफ जी लेंगे, हमारी तो लाइफ कट गई, ठीक है ना। और ये जो बुज़ुर्ग किसान हैं इस प्रोटेस्ट में, वो इसीलिए हैं कि हमें अपनी लाइफ की चिंता नहीं है, क्योंकि हमारी तो कट गई, लेकिन हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, उससे जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो उसकी एक दिन हालत बहादुर शाह जफ़र जैसी हो जाएगी। अब इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। यही एक रीज़न है इस आंदोलन का। दूर के नुकसान, हमेशा दूरदर्शी बनो। सभी इंडियन से मैं यही विनती करना चाहूँगा, यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। दूसरी बात, जो मेरा स्टार्टिंग में मोटिव था भगत सिंह को याद करने का अर्थ, ठीक है, तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि भगत सिंह को सिर्फ हीरो मानने से आप भगत सिंह के फ़ैन नहीं बन जाओगे, बल्कि उसकी आइडियोलॉजी को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि ये दोनों बुक्स, भगत सिंह को याद करने का अर्थ, आप ज़रूर पढ़ें, और शहीद आज़म जेल डायरी, ये भी आप ज़रूर पढ़ें। इसमें मैंने बहुत से पॉइंट्स नोट करके रखे हैं, जो कि मैं अभी इस वीडियो में नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि इतना फिर हमारी बात बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन
जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। लेकिन आई एम श्योर जब आप भगत सिंह को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं और लोग कॉरपोरेट के ख़िलाफ़ हैं। एक्चुअल में दोस्तों हम कॉरपोरेट के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम बिजनेसमैन के ख़िलाफ़ नहीं हैं, ठीक है ना। हम खुद भी जॉब करते हैं, प्राइवेट इंडस्ट्री में जॉब करते हैं, ठीक है ना। हमें सैलरीज मिलती हैं हर महीने जिसकी वजह से हमारा घर चलता है। तो हम उस इंडस्ट्री के ख़िलाफ़ क्यों जाएंगे, ठीक है ना। आखिर उन्हीं की वजह से तो हमारा परिवार चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन हम खिलाफ़ हैं उनकी नीतियों से, उनकी नीतियों के ख़िलाफ़ हैं जो वो नीतियाँ आजमा कर बड़े ही चतुराई के साथ धीरे धीरे कृषि विभाग को अपने अधीन करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने एक दिन पोस्ट में ऑलरेडी लिखा भी था कि गवर्नमेंट ने सारा कुछ प्राइवेट कर ही दिया है, तो अब एक कृषि ही रह गई थी, एक एग्रीकल्चर ही रह गया था। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि उसको भी प्राइवेट कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों प्रिविलेजन के अभी आपको ज़रूर फ़ायदे लगते होंगे, लेकिन इसके कभी फ़ायदे नहीं होते। प्रिविलेजन के हमेशा नुकसान ही होते हैं, ठीक है ना। ये बात अब जब आप धीरे धीरे पढ़ोगे, समझोगे, जब आप रेवोल्यूशंस को पढ़ोगे हमारे, तभी आपके बात ये समझ में आएगी, ठीक है ना, अदरवाइज़ नहीं आएगी। और इस आंदोलन में मैंने देखा है यहाँ पे हर वर्ग के लोग फ्री सेवा कर रहे हैं। कई डॉक्टर्स आए हुए हैं, दवाइयाँ फ्री सर्विस कर रहे हैं वो, और बुक स्टॉल्स लोगों ने लगा रखी हैं जो कि बहुत ही चीप रेट्स पे मिल रही हैं। और इसके अलावा लंगर तो चल ही रहा है, वो तो आपको पता ही है। दूसरा बात एक ये है दोस्तों कि ख़ासकर मेरे बीजेपी सपोर्टर्स बहुत नेगेटिविटी फैलाते हैं कि हाँ जी आप सरकार के ख़िलाफ़ बहुत ही फ़िरक़ूप्रस्त बातें करते हो, आप हिंदू धर्म के ख़िलाफ़ हेट स्पीचेस देते हैं। तो पहली बात तो ये है दोस्तों कि अभी हम यहाँ आंदोलन में आके यहाँ देख चुके हैं, यहाँ पे स्टेजेस भी लगी हुई हैं, यहाँ पे ऐसी कोई भी बात नहीं बोली जा रही है। इवन एक लाउड स्पीकर पे स्पेशली ये अनाउंसमेंट हुआ था कि कोई भी फ़िरक़ूप्रस्त बात ना की जाए, ये किसानों का आंदोलन है, इसको किसानों तक ही सीमित रहने दिया जाए, इसमें रिलीजन की इंटरफेरेंस नहीं की जाए, ठीक है ना। तो इसलिए दोस्तों मैं फिर एक बार आपसे कहना चाहता हूँ कि जिसको भी इस आंदोलन में ज़रा सा भी शक है, जिसको भी ये डाउट है आपके मन में कि हाँ ये आंदोलन एक किसानों को भड़का के चलाया जा रहा है या ये आंदोलन स्पॉन्सर्ड है, तो वो एक बार यहाँ पे ज़रूर आएँ, देखें, अपनी आँखों से देखें, तभी आपको बिलीव होगा कि वाकई ये स्पॉन्सर्ड है या एक किसान का आंदोलन है, ठीक है। मैंने बहुत सारी तस्वीरें हैं जो मैंने अपनी स्टोरी में शेयर भी करी हैं, आपको उनसे आइडिया हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप विजिबल आकर एक बार ज़रूर देखें, ताकि आपको अगर आप आंखों देखी बातों भी यकीन करते हैं तो खुद आपको बिलीव हो जाएगा कि हाँ ये आंदोलन स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये एक किसान का आंदोलन है, ये एक आम नागरिक का आंदोलन है। धन्यवाद दोस्तों, सत श्री अकाल, जय श्री राम, सब बात।